तो स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि के बारे में हमने भी जाना कि सबसे पहले कि दो स्वरों में जो होने वाले परिवर्तन है, दोनों दो वर्णों में संधि होती है, दोनों वर्ण स्वर होंगे और स्वरों के होने से कुछ परिवर्तन होगा तो वह कहलाएगा स्वर संधि। चलो, स्वर संधि के अनेक भेद हैं, क्योंकि स्वर अनेक हैं, स्वर एक नहीं है, स्वर हमारे पास अनेक हैं, 9 स्वर हैं संस्कृत में। तो संधियां 9 तो नहीं है, लेकिन संधियां भी अनेक होंगी, क्योंकि स्वर अनेक है तो संधियां भी अनेक होंगी। तो उन्हीं स्वर संधि के भेदों के क्रम में सबसे पहली जो संधि है वह है दीर्घ संधि। नियम है दीर्घ संधि का कि दो वर्णों में संधि होती है, दोनों वर्णों में से पहला वर्ण या ओ या आ हो, दूसरा वर्ण भी ओ या आ हो, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा आ। ठीक है। और जब हमने समय के आधार पर वर्णों को बोलने में लगने वाले समय के आधार पर वर्णों के भेद जब किए थे तो 3 प्रकार के भेद हुए थे उसमें, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो दीर्घ की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, कि जहाँ पर 2 मात्राएं होती हैं वह दीर्घ कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी दीर्घ इसका नाम है कि 2 मात्राएं कौन कौन सी आ गई इसमें, या तो पहले अ हो या आ हो, दूसरा वर्ण भी ओ या आ हो, तो रिजल्ट आ जाएगा उसका आ, परिवर्तित रूप होगा उसका आ। इसी को कहेंगे दीर्घ। ठीक है। इसके बाद देखिए ई, पहला वर्ण ई हो या ई हो, दूसरा वर्ण भी ई हो या ई हो, कोई भी हो इनमें से, इन दोनों में से कोई और नहीं होना चाहिए। ई और ई का ही कोई रूप होना चाहिए, सवर्ण होने चाहिए, समान वर्ण हो जब, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा ई। ठीक है। और इसी प्रकार ऊ हो, 2 वर्णों में संधि होती है, 2 वर्णों में से पहला वर्ण ऊ या ऊ हो, दूसरा वर्ण भी ऊ या ऊ हो जाए तो इसका रिजल्ट भी आएगा ऊ। ठीक है। इसी प्रकार री, री का भी दीर्घ रूप होता है, री के बाद भी जब री आ जाए, या इसका एक दीर्घ रूप ये भी होता है री, तो इनका रिजल्ट भी हमारे पास जो आएगा वो होगा री के रूप में, री। ठीक है। तो ये है नियम, सबके बारे में जानेंगे। पहले सिंपल सी चीज़ समझनी है, दीर्घ संधि किसे कहेंगे, ओ या आ के बाद जब भी ओ या आ ही आए तो रिजल्ट बनेगा आ। ई या ई के बाद ई या ई ही आए, रिजल्ट में आएगा ई, संधि बनकर जो नया अक्षर बनेगा परिवर्तित रूप, विकार जो है वो है ई। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए, रिजल्ट में आएगा ऊ। और री के बाद जब भी री या री ही आए तो रिजल्ट में आएगा री। ठीक है। इन दोनों के स्थान पर, रिजल्ट का मतलब इन दोनों के स्थान पर एक हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर एक वर्ण। ठीक है। संधि करने का उद्देश्य क्या है कि हमें समय कम करना है और 2 वर्णों के स्थान पर एक वर्ण लाना है। ठीक है। तो ऊ और ऊ के स्थान पर ऊ, री और री के स्थान पर री। तो इस तरह से ये संधि परिवर्तित होता है। अब हमने देखने कि इसके उदाहरण क्या है। ठीक है। ये तो हमने जान लिया, नियम हमने जान लिया, अब वो हम उदाहरण जानेंगे। उदाहरण जानने के बाद फिर मैं इसका आपको सूत्र भी बताऊंगा कि व्याकरण में इसका क्या सूत्र है और सूत्र यहाँ पर कैसे फिट होते हैं। देखिए, सबसे पहले आ का उदाहरण हम देखते हैं, और आ का उदाहरण देखिए, जैसे विद्यालय। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप संधि विच्छेद स्वयं करेंगे। विद्यालय का संधि विच्छेद करिए, विद्या प्लस आलय। नियम कहता है कि पहला 2 वर्णों में संधि होती है, पहला वर्ण अ या आ में से कोई एक होना चाहिए, इसके अंत में है आ, प्लस पीछे भी आ है, तो दोनों के स्थान पर हो जाएगा क्या आ। ठीक है। तो क्या बन गया विद्य, क्योंकि द्यो का जो आ था उसके स्थान पे तो आ बन गया। ठीक है। आ। ठीक है। तो क्या बन गया विद्य, क्योंकि द्यो का जो आ था उसके स्थान पे तो आ बन गया। विद्या शब्द के अंत में आ था और उस आ के स्थान पर तो ये आ बन गया, तो आ हट गया, मतलब तो विद्य बन गया। और आलय शब्द के आगे स्थान पर भी ये आ बन गया, तो पीछे बचा सिर्फ लय, तो क्या बन गया मिला के इनको विद्यालय। ये समझ में आया। देखिए, विद्या शब्द था, विद्या शब्द के अंत में था आ, और आलय शब्द के आदि में यानी कि शुरुआत में आरंभ में था आ, तो इन दोनों आ को हमने वहां से हटा दिया।
ठीक है, दोनों आ को हटा दिया और उन दोनों के स्थान पर एक आ गया विकार रूप में, संधि हो गई दीर्घ संधि। तो विद्या का आ हटा तो बच गया विद्य, और आलय का आ हट गया तो बचा लय, और सबको मिला के, और बीच में जो, क्योंकि इन दोनों के स्थान पर आया है परिवर्तित रूप आ, तो इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा आ, और सबको मिलाकर बन जाएगा विद्यालय। ठीक है, इसी तरह मैं आपको अन्य उदाहरण बताता हूँ। इनका संधि विच्छेद आप स्वयं करेंगे। देखिए, विद्याभ्यास, विद्याभ्यास एक शब्द बन गया। देवालय आप बना सकते हैं, इसका संधि विच्छेद करिए। शुभागमनम, ठीक है, इस तरह से ये आ के उदाहरण है, इनका भी आप संधि विच्छेद करके, और भी अनेक सारे शब्द, जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य में और भी अनेकों शब्द आपको मिलेंगे, और उन अनेकों शब्दों को आपने छांटना है और वहाँ से आ के उदाहरण आपको मिलेंगे, और उनका संधि विच्छेद करके आपको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास। क्योंकि अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या विष के समान हो जाती है, अनभ्यासे विषम विद्या। उसी तरह जैसे कि बिना नमक का भोजन, बिना नमक का भोजन जैसे अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार विद्या अभ्यास के बिना विद्या अच्छी नहीं लगती है। ई का उदाहरण देखिए, ई और ई मिलके होता है ई, ठीक है। ई का उदाहरण देखिए, सबसे पहला उदाहरण देखेंगे हम, गिरीश, गिरीशः। अब इसका संधि विच्छेद करूंगा मैं पहले, फिर उसके बाद जो वर्ण आएंगे उनका आप करेंगे। गिरी और ईश, देखिए गिरी के अंत में क्या है, ह्रस्व ई, और ईश के शुरुआत में क्या है, ई। दो वर्णों में संधि होती है, दोनों वर्णों में से पहला वर्ण होना चाहिए ई, और दूसरा वर्ण भी ई होना चाहिए, तो वो दोनों हमें मिल गए, और इनका रिजल्ट क्या आएगा, दीर्घ रूप में दीर्घ ई, ठीक है। अब गिरी का ई हट गया तो बच गया गिर, ई और ई के स्थान पर हो गया दीर्घ ई, और पीछे बचा श, और सबको मिला के बनता है रूप गिरीश। तो इस तरह से ही हो जाती है दीर्घ संधि, ठीक है। इसी तरह अन्य शब्दों का विच्छेद आप करेंगे। अन्य शब्द हैं देखिए, जैसे श्रीशः, ठीक है, श्रीशः। और शब्द क्या है, इतीव, ये इसका विच्छेद आप करेंगे। और गिरीन्द्रः, इनका विच्छेद आप करेंगे। और भी कई सारे ऐसे शब्द आएंगे जिनमें दीर्घ संधि है और ई का उदाहरण है। तो उदाहरण देखिए, विधुदयः, विधुदयः, विधुदय का क्या बनेगा, देखिए विधु, विधु माने चंद्रमा, उदय, ठीक है। विधु के अंत में है उ, पीछे फिर से है उ, और दोनों के स्थान पर हो जाएगा ऊ, ठीक है। दोनों के स्थान पर हो गया एक ऊ, आगे बचा विध, क्योंकि विधु का जो ऊ था उसके स्थान पर तो दीर्घ ऊ हो गया, प्लस ऊ, और पीछे का ऊ के स्थान पर भी दीर्घ ऊ हो गया, और पीछे बचा दय, तो दोनों को मिला के बन गया, इन सबको मिला के जो बना शब्द वो बना विधुदय, विधुदय, चंद्रमा का उदय, चंद्रमा का उदय होना, विधुदयः, ठीक है। इसी तरह एक शब्द और बन जाता है यहां पर, आप देखिए गुरुपदेशः, गुरुपदेशः, इसका विच्छेद आप स्वयं करेंगे। चलिए, ऊ का उदाहरण भी हमने देख लिया, अब री का उदाहरण देखेंगे। अ ई उ री, री का उदाहरण देखेंगे। देखिए, पितृ ऋणम शब्द है, पितृ में पित, री अलग अलग कर देंगे इनको, पित के अंत में है, लास्ट में री है जो यहां से आता है, और इसके बाद प्लस ऋणम है, ठीक है। स्वरों में हमें संधि करनी है ना, दो स्वरों में संधि करनी है, क्रमशः दो स्वर आएंगे अगर, और समान स्वर आएंगे, तो समान स्वर यहाँ पर आ रहे हैं, पितृ का री और ऋणम का री, ये दोनों समान स्वर आ रहे हैं एक के बाद एक, दोनों के स्थान पर इनका परिवर्तित रूप हो जाएगा।
क्या होगा वो, ये इस तरह से एक बार री और दोबारा री, ये कर देंगे इसको, ठीक है। तो क्या बन जाएगा रिजल्ट में हमारे पास संधि होकर क्या बनेगा शब्द। अब क्योंकि पित है आगे और इन दोनों के स्थान पर एक दीर्घ री हो गया है तो इसकी मात्रा बन जाती है ये पित्री, पीछे णम है, पितृणम, ठीक है। पितृ ऋणम, पिता का ऋण, क्या बन जाएगा पितृणम। इसी तरह अब एक शब्द मैं आपको देता हूं, उसका आप बनाएंगे, उसका संधि विच्छेद आप करेंगे। मातृद्रि, मातृद्धि, ठीक है। इसका विच्छेद आप स्वयं करेंगे, मातृद्धि। सरल शब्द है, कोई कठिन शब्द नहीं है। आपको बस दीर्घ संधि को पहचानना है, दीर्घ वर्ण को पहचानना है और उसके बाद आपने दो स्वरों को लेना है, एक के बाद एक समान स्वर आ रहे होंगे तो वहीं पर संधि हो रही है। संधि विच्छेद करने के लिए बड़ा ही सरल नियम ये है और इतने में ही दीर्घ संधि हमारी समाप्त होती है। दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, दीर्घ संधि का सूत्र जो है वो है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घ, यह इसका सूत्र है। अब देखिए प्रत्याहार हमने पहली वीडियो में पढ़े थे, अकः अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, अक, आई, उण, रील, रिक। अंतिम स्वर को, अंतिम सूत्र के अंतिम वर्ण को हमने छोड़ना है, अ, ई, उ, ण को छोड़ देंगे क्योंकि सूत्र खत्म हो रहा है वहाँ पर, और उसके बाद री और री। री भी दीर्घ संधि में आता है लेकिन री का कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि री एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ण है, उसी समय री एक ऐसा वर्ण है जो सिर्फ वेदों में हमें मिलता है। इसके दो ही उदाहरण देखने को मिलते हैं, एक तो लाकृति और एक क्लिप, जो कि यहाँ पर अभी प्रयोग में नहीं किए जाते हैं। लौकिक संस्कृत में उनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए री का उदाहरण मैंने आपको नहीं दी क्योंकि है ही नहीं। अब ये चारों अभी जो है वर्तमान में भी प्रयोग किए जाते हैं तो इसलिए इनके उदाहरण आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इनको आपको बताया। अ, ई, उ, री, अकः का मतलब अ, ई, उ, री, इन अक के स्थान पर, ठीक है। जब भी सूत्र में षष्ठी विभक्ति हो, अकः में षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। जब भी सूत्र में षष्ठी विभक्ति है उसका मतलब होता है के स्थान पर, के स्थान पर। सूत्र को समझने का, सूत्र का अर्थ कैसे निकालेंगे, अकः का मतलब होता है के स्थान पर, ठीक है। दीर्घ में प्रथमा है, प्रथमा का मतलब होता है आदेश हो जाए, आदेश हो जाए, ठीक है, आदेश हो जाए। अकः सवर्णे दीर्घः, सवर्ण, इसमें सप्तमी है, सप्तमी का क्या मतलब होता है, परे रहने पर, परे रहने पर। परे का मतलब होता है बाद में, परे का मतलब बाद में, ठीक है। तो अकः के स्थान पर सवर्ण परे रहने पर, जैसे अ है और अ के बाद उसका सवर्ण क्या है, अ ही है या आ होगा, अ के दो ही तो सवर्ण हैं, है ना, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है और इसका उच्चारण स्थान भी कंठ है, ठीक है। तो सवर्ण परे रहने पर, क्योंकि अकुह, अब आप कहें कंठ उच्चारण स्थान तो क का भी है, कवर्ग का पूरा कंठ उच्चारण है, लेकिन हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, क जो है वो एक स्वर नहीं है, वो एक व्यंजन है, इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। अब स्वरों में जो कंठ उच्चारण स्थान आता है वो आता है अ या आ का ही, खुद अ का ही। तो अ के बाद जब भी अ या आ हो यानी कि सवर्ण हो तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, दीर्घ, दीर्घ अ, है ना, दीर्घ अ मतलब कि आ, ठीक है। तो अक के स्थान पर सवर्ण अ परे रहने पर दीर्घ हो जाए, दीर्घ आदेश हो जाए, दीर्घ बन गई। तो ये हमारा सूत्र का मतलब था।